हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम इन आइडियल स्टडी सेंटर नवीन शिक्षालय। चलिए आज हम लोग एक अलग केंद्र बिंदु की ओर ध्यान देते हैं, एक अलग तथ्य पर ध्यान देते हैं जो मैं शायद हम लोग क्लास में बहुत कम इसके बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटी से और किसी और अदर सब्जेक्ट से थोड़ी से एक दो धारणा तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर सही मायने में कहे तो पूर्णतः इस टॉपिक पर कोई लेक्चरर नहीं होती है। तो आज जो है थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे रहे एक तथ्य की ओर, तथा वो टॉपिक का नाम है या फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट का नाम है हमारा संविधान। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इसे आप अंग्रेजी में कह सकते हैं। और ये इस बात को भी ध्यान में रख कर के बनाया जा रहा है कि ये जो है बीए सेमेस्टर सेकंड वाले जो स्टूडेंट हैं उसे ध्यान में रख कर के ये बनाया जा रहा है। हालांकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये केवल उसी के लिए है, इसे हम में से कोई भी पढ़ सकते हैं। तो एक टॉपिक जो है हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है, मैं आपको थोड़े से अलग वे में पढ़ाने की प्रयास कर रहा हूँ, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र हालांकि ये पॉलिटी का भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन आप इसे ऐसे जानिए कि प्रजातंत्र क्या है। तो कहा जाता है कि गवर्नर एक विशेषज्ञ है, उसका कहना है कि प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जो सिद्धांत के आधार पर बनाया गया है और संचालित भी किया जाता है। प्रत्येक जितने भी बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक हैं वह कम से कम शासकों को स्वतंत्रता पूर्वक चुनने का अधिकार उसे प्राप्त हो और निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाना पड़ता है। तो प्रजातंत्र वो ढांचा है जिसमें जितने भी वयस्क जनता है वो मताधिकार होता है उनके पास, वो मत करते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वह प्रतिनिधि जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाता है। फिर बारकर का कहना, बारकर एक और विशेषज्ञ है, उनका कहना है कि लोकतंत्र में व्यक्तियों को वाद विवाद करने की पूर्ण आज़ादी होती है। इसमें लोग अपनी बातों को खुल के रख सकता है, यही लोकतंत्र है, अर्थात प्रजा का तंत्र है। लिंड्स से एक और जानकार है, उनका मानना है कि स्वतंत्र वाद विवाद को प्रजातंत्र का आधार कहा जा सकता है। लिंडसे का कहना है कि जहाँ पर बातचीत करने की पूरी आज़ादी हो, आम जनता को भी अपनी राय विचार रखने की आज़ादी हो, खुलकर रखने की, तो उसे हम प्रजातंत्र कहते हैं। स्वतंत्र वाद विवाद के प्रतिवाद से ही लोकतंत्र का भी जन्म हुआ है। अतः जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए नियमों का एक विशेष प्रकार का महत्व होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का एक बार सुनेंगे कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए नियमों का एक विशेष प्रकार का महत्व होता है लोकतंत्र। या फिर आपने जो है एक परिभाषा सुना होगा, जनता के द्वारा जनता की बनाए गए, जनता के हित में बनाई गई सरकार को लोकतंत्र कहा जाता है। अच्छा, वास्तविक प्रजातंत्र उसी अवस्था में सफल कहला सकता है जब समाज में सामाजिक समानता दिखलाई दे। अब एक प्रश्न आता है स्टूडेंट्स यहाँ कि
असल में हम प्रजातंत्र कहे किसे? तो असल में प्रजातंत्र वह होगा जहाँ पर समाज में सबके बीच समानता पाई जाती हो। अब एक शब्द आ गया हमारे सामने कि प्रजातंत्र हम वही कह सकते हैं या वहीं पर लागू है। ऐसे नहीं होता कि प्रजातंत्र नाम रख लेने से प्रजातंत्र हो गया। प्रजातंत्र उसी जगह लागू हो सकती है जहाँ पर जो है सभी रूप में समाज के बीच समानता देखने को मिलती है। तो ये समानता जो है किन किन आधारों पर हो? तो लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इन सभी आधार पर अगर समानता देखने को मिले तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का लोकतंत्र या प्रजातंत्र सफल लोकतंत्र है। तो अब हमारे बीच लोकतंत्र को लेकर के या प्रजातंत्र को लेकर के एक टॉपिक आ गया है, समानता, राइट टू इक्वालिटी। आम बोलचाल की भाषा में समानता का अर्थ होता है कि सभी व्यक्तियों के बीच बराबरी का दर्जा। तो अगर प्रजातंत्र अच्छी या हेल्दी माना जाए तो इसके लिए किसका होना ज़रूरी है? तो समानता का हम इसे अंग्रेजी में इक्वालिटी कह सकते हैं। ठीक है, समानता का होना ज़रूरी है। तो अगर समानता, सभी स्तर पर समाज में समानता देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ एक अच्छा प्रजातंत्र लागू या कायम है। अब आता है कि ये समानता किन किन स्तरों पर देखा जा सकता है। तो समानता को कुछ मुख्य भागों में बांटा गया है। समानता को मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला होगा सामाजिक समानता, दूसरा होगा नागरिक समानता, तीसरा होगा राजनीतिक समानता, चौथा होगा आर्थिक समानता और पांचवा होगा अवसर और शिक्षा की समानता। अवसर और शिक्षा की समानता। ठीक है जी, आप एक बार देख भी सकते हैं किन किन समानताओं की बात किया गया है। आप एक बार देख सकते हैं। चलिए जानते हैं। तो इसमें पहला आ जाता है कि समानताओं के बारे में कुछ जाना जाए। तो अगर हम समानता के बारे में जानने की कोशिश करें तो इस क्रम में पहला आता है सामाजिक समानता। हालांकि इसको थोड़ा सा पोस्टपोन्ड करके एक दूसरे टॉपिक को मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि सामाजिक समानता हम अगर कहें तो अप्रत्यक्ष रूप से पहले समझा दिए हैं कि किसी भी समाज में यदि सभी को अपनी बात विवाद रखने की पूर्णतः आज़ादी है, अर्थात वहाँ सामाजिक समानता पाया जाता है। सामाजिक समानता अगर बेहतर होगा तो वहाँ की नागरिकता समानता भी अच्छी होगी। हालांकि नागरिक समानता में कुछ और स्पेशल बातों को पढ़ा जाता है, लेकिन हम इसे अभी अलग टॉपिक के तौर पर रखें। और हम जानते हैं राजनीतिक समानता क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी या सामाजिक समानता का अर्थ यह है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल, शिक्षा और स्त्री पुरुष के भेदभाव के बिना उसे वोट डालने का अधिकार है। यही होगा राजनीतिक समानता, अगर एक लाइन में कहे तो। नहीं तो इसके और भी कई तरह के विस्तार से हो सकता है, मैं वो बताने वाला भी हूँ। लेकिन
आपको यदि एक लाइन में ध्यान रखना है कि राजनीतिक समानता क्या है, तो यदि किसी राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल, शिक्षा और स्त्री पुरुष या लिंग भेदभाव के बिना वोट डालने का अधिकार है, या इसमें जितनी भी बताएं इन सब का अधिकार है उसे, वो भी स्वतंत्रता पूर्वक, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ राजनीतिक समानता है। और कहा जाता है कि इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को किसी भेदभाव के बिना राजनीति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने का भी अधिकार होना चाहिए। ना केवल वोट डालने का अधिकार, बल्कि प्रतिनिधि में खड़ा होने के लिए भी किसी चीज़ को आधार ना बनाया जाए। भारत में नए संविधान के अनुसार वयस्क मताधिकार जारी किया गया है और प्रत्येक व्यक्ति को किसी प्रकार के भेदभाव के बिना चुनाव में वोट देने अथवा उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की आज्ञा भी दी गई है। मतलब भारत के अंदर जो है किसी भी व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होने के लिए भी और वोट डालने के लिए भी स्वतंत्रता का अधिकार, या कह सकते हैं राजनीतिक समानता या एकता दी गई है। कुछ देश है, रूस है, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस इत्यादि में ऐसा ही किया गया है। स्विट्ज़रलैंड में अभी नारियों को वोट डालने का अधिकार तो नहीं दिया गया है, लेकिन पुरुष वोट डालते हैं। एशिया और अफ्रीका में अभी बहुत से ऐसे देश हैं जहां राजनीतिक समानता स्थापित नहीं हुई है। मतलब सभी जेंडर को या सभी जातियों को वोट सब डालने का अधिकार या फिर किसी सरकारी पॉलिसी में भाग लेने का अधिकार नहीं है। जबकि रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और भारत जैसे देशों में ये अधिकार प्राप्त हो चुकी है। दूसरा समानता आता है आर्थिक समानता। ये अभी हम क्या पढ़ रहे थे, राजनीतिक समानता। दूसरा आता है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता क्या है, इसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी। इसका अर्थ यह नहीं है कि सब व्यक्तियों की आमदनी अथवा वेतन बराबर कर दिया जाए। आर्थिक समानता का कतई मतलब नहीं है कि सभी की जो है कमाई धमाई या फिर अर्थव्यवस्था के अवसर बराबर हो जाए। आर्थिक विषमता कम से कम रहे, जहाँ तक भी हो सके लोगों की आमदनी और रहन सहन के स्तर में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो, तो उसे कहा गया आर्थिक समानता। सबकी कमाई धमाई होता रहे, सबके बीच समाज में एक बहुत ज़्यादा गरीब और बहुत ज़्यादा अमीर ना हो जाए, समाज लगभग थोड़ा सा गैप रहे, सबकी ज़रूरतें पूरा होता रहे, सबको रोज़गार मुहैया होता रहे, सबको रोजी रोटी चले और सबको समान अवसर अधिकार मिले, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है आर्थिक रूप से समान है। तो आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं होता है कि समाज के बड़े पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे मूर्ख है सबकी सैलरी वैलरी एक कर दिया जाए और सबको समान अधिकार या समान कमाने वाला बना दिया जाए। कमाई की ढांचा में परिवर्तन रहेगा, अंतर रहेगा, क्योंकि जिसके पास जो टैलेंट होता है अपने टैलेंट के हिसाब से वो कमाता है। लेकिन समाज के बीच जो शोषण करके एक बहुत बड़ा गैप बना दिया जाता है, वो गैप ना बने, इस बात का ध्यान रखा जाता है किसमें, आर्थिक समानता में। अब आता है स्वतंत्रता और समानता में संबंध क्या है, आज़ादी और समानता में। ये बहुत गहरा टॉपिक है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। यद्यपि स्वतंत्रता और समानता में गहरा संबंध है, परंतु कुछ लेखक लिखता है कि नहीं, विचार से सहमत नहीं है। जैसे डी टॉकविल का और लॉर्ड एक्टन जैसे महान विचारक का मानना है कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है। लॉर्ड एक्टन ने लिखा कि समानता के आदेश में स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। ऐसा क्यों कहते हैं, तो ऐसे विचारकों का यह कथन है कि जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ समानता नहीं है और जहाँ समानता है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। ऐसे विचारक यह भी कहते हैं कि समानता तो हमें प्रकृति से मिली है, स्वयं हमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं दिखाई देती है। समानता नहीं, असमानता। जैसे कि मतलब इन लोगों का कहना है क्या कि हम कभी समान हो ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ असमानता प्रकृति ने हमें दे के भेजा है, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, मानसिकता सोच के आधार पर हो, रंग रूप के आधार पर हो। ये कुछ असमानताएं हमें प्रकृति ने खुद दी है। जैसे कि कहीं नदी है तो कहीं पहाड़ है और कहीं मैदान है। सब व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते हैं। यदि हम एक योग्य व्यक्ति को अयोग्य व्यक्ति के बराबर कर दें तो इससे योग्यता
का समाज में कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। फिर कोई किसी का कम बेश आदर रिस्पेक्ट या ज्ञान का उपार्जन नहीं हो पाएगा। तब लोग ज़्यादा या रिसर्च उसर्च का काम तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो यही है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विपरीत है, ना कि दोनों एक ही है। आप दोनों विशेषज्ञ के नाम भी सुने। लॉर्ड एक्टन और टॉकविल का कहना है कि स्वतंत्रता और समानता जो है ये समान नहीं है। जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ समानता नहीं, जहाँ समानता है वहाँ स्वतंत्रता नहीं। यहाँ से टॉपिक में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। प्रजातंत्र पढ़ें आप और उसमें समानता पढ़ें, क्योंकि प्रजातंत्र पढ़ते हुए समानता टॉपिक आता है। समानता में कौन कौन सी समानता होता है वो पढ़ें आप। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को यहीं रोक दिया जाता है। चलिए तब तक आप नेक्स्ट टॉपिक का इंतज़ार करेंगे। ये केवल सुनने के लिए है और सुन करके आप इसे चाहे तो पॉलिटिकल वाला इसे सुन सकते हैं। ये खास करके फिर से बता रहा मैं, बीए सेमेस्टर 2 वाले के स्टूडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड बेसिक फंडामेंटल से जो है इसे लिया गया इस टॉपिक को, ताकि उनके लिए सहयोगी क्लिप साबित हो सके। तब तक के लिए टेक केयर।